हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग यूपी पेट का सेट सी का पार्ट 2 देखेंगे। ये आज आपका पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 2 में पूरे आपके क्वेश्चन 100 हो जाएंगे। अगर आपने अभी सेट सी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अभी वॉच करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोनों में पड़ा हुआ है। तो चलते हैं पार्ट 2 के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी पेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो 49 तक बताया था। आज पार्ट 2 में हम लोग 50 से क्वेश्चन पूरे 100 देखेंगे। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस आपका सितंबर 14 को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सितंबर 14। अगला प्रश्न है आपका 51 कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो जो दोस्तों सार्क का सदस्य नहीं है वो है आपका म्यांमार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो केंद्र शासित जो प्रदेश आपका लक्षद्वीप बना है उसकी आधिकारिक जो भाषा है वो क्या है। तो वो है दोस्तों मलयालम। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके 100% पेपर में आने ही आने हैं। बहुत पूछने का तरीका चेंज हो सकता है लेकिन आपके क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है दोस्तों वो आपकी 552 है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 54 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपको सबको पता है कि बुध, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 55 की। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न 56 की। तो निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं जहाँ पे स्थित हैं वो है आपका औरंगाबाद, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें 57 की। तो ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो दोस्तों जिस भारतीय राज्य का केंद्र शासित सांस्कृतिक उत्सव है वो इनमें से कौन सा है। तो वो दोस्तों केरल है, केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। अब बात करते हैं हम लोग 58 की दोस्तों। तो 58 में दोस्तों यहाँ पे आपको एक पद्यांश यानी कि पैसेज दे रखा है, गद्यांश। आपको 58 से 62 यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर इस पैसेज को हिंदी के पढ़ के देने हैं। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और इसके आगे के मैं क्वेश्चन रीड करके आपको आंसर बताता हूँ। तो आपका 58 कह रहा है कि कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। दोस्तों कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अहिंसा यानी कि प्रेम द्वारा हम उसको कठोर से कठोर दिल को भी कोमल बना सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि 59 की किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो स्वर्णिम युग के जो प्रमुख तत्व हैं वो हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की 60 की। तो नितांत शब्द का प्रयुक्त पर्याय है। तो नितांत शब्द का जो प्रयुक्त पर्याय है दोस्तों इनमें से क्या है। तो वो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल। अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर टाइप किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में टाइप करने से क्या होगा कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा और कितने क्वेश्चन सही पता है आपको ये भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 61 की विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो विश्व में शांति इसलिए दोस्तों आवश्यक है कि ताकि मानव जाति के विकास किया जा सके, यानी मानव जाति के विकास के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 62 की। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक इनमें से क्या है। तो दोस्तों सबसे जो आवश्यक है वो है अहिंसा और प्रेम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टोटल आपको 3 से 4 पैसेज मिलेंगे, उनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर ग्राफ तालिका के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
टोटल आपका 50 से 60 नंबर का पेपर तो 100% दोस्तों फिक्स है, एकदम फिक्स, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको देखिए दोस्तों 63 से 67 तक के क्वेश्चन इस पैसेज से पूछे जाएंगे, तो इस पैसेज को आपको रीड कर लेना है। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा, और इसका फ्री पीडीएफ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 63 है कि विश्व के परिपारक लगने का प्रमुख कारण है। तो परिपारक लगने का जो प्रमुख कारण है वो है दोस्तों यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। तो हस्तामलक शब्द से जो अभिप्रेत है वो है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। तो ऑप्शन ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से जो दोस्तों आशय है वो है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 66 की। का अगला प्रश्न है 66 की, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। तो दोस्तों इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? तो इसके बल से मनुष्य प्रकृति और जगत का सिर मौर है। तो ऑप्शन डी दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वो इस पैसेज से आपको रीड करने से सारे आंसर मिल जाएंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति में ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। तो उसे किससे मुक्ति मिली है दोस्तों? तो उसे भ्रम पूर्ण और रूढ़िवादी विचारण से मुक्ति मिली है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको तालिका दे दी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको तालिका या ग्राफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका 68 से 72 यानी कि 5 क्वेश्चन तालिका से पूछे गए हैं। तो ये आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फ्री पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी। तो भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है? तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे तो आपका ना तो 90 आएगा, ना 15, ना फिर 20। तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला प्रश्न है 69 की, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इतिहास और भूगोल के अधिकतम और जो न्यूनतम अनुपात का अंतर है वो है 1.20। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला बात प्रश्न की बात करें तो 70 कह रहा है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो उसके इतिहास में कितने अंक हैं दोस्तों? तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करके निकालेंगे तो उसके इतिहास में जो अंक निकलेंगे, आप कमेंट करके भी दोस्तों इसका आंसर बता सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 75। बात करें अगले प्रश्न की, तो कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में जितने स्टूडेंट ने यानी कि छात्रों ने अंक अर्जित किए हैं वो क्या है? तो वो दोस्तों है आपका इनमें से 3, ऑप्शन डी, 3 स्टूडेंट ने अर्जित किए हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? तो इनमें से ये आपके छात्र दिए गए हैं और आपको बताना है तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में किन छात्रों को नंबर कम मिले हैं। तो दोस्तों जिन छात्रों को नंबर कम मिले हैं वो है 1, 2, 3, 6। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 63 से 77 यानी कि 73 से 77 के बीच में आपको फिर से एक ग्राफ तालिका दी गई है। इस ग्राफ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। 73 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो दोस्तों 8 वर्षों के दौरान जो औसत उत्पादन था इनमें से वो था आपका 62.5 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न 74 की। तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो अधिकतम प्रतिशत जो घटत जिस वर्ष रही वो क्या है? तो दोस्तों जो अधिकतम घटत वर्ष रही थी वो है आपका 2018 से 19। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 75 की। तो 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। तो 19-20 के उत्पादन का कितना था?
दोस्तों वो था आपका 3/4, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें अब अगले क्वेश्चन 76 की, तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो उच्चतम वृद्धि का वर्ष इनमें से कौन सा था? तो उच्चतम वृद्धि का जो दोस्तों वर्ष था इनमें से, वो आप कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो वो था आपका 2016 से 17, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछें। अगला प्रश्न है आपका कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया, कितने प्रतिशत दोस्तों बढ़ा था? तो वो आप कितने प्रतिशत बढ़ा था? तो वो बढ़ा था दोस्तों आपका 22.2%, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ देखिए 78 से 82 के बीच में आपको फिर से एक तालिका दी गई, यानी कि ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि 50 नंबर के क्वेश्चन नंबर आपके एकदम फ्री की हैं, बस बहुत सिंपल मेथड है, आप उनको समझना है। तो ये फिर से ग्राफ आ गया, इस ग्राफ को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसमें पूछा गया है कि सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम रहा। तो दोस्तों 2008 वो रहा था सी का, तो ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, और सेल्समैन सी का दोस्तों उच्चतम रहा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो न्यूनतम और अधिकतम का जो अधिकतम है, न्यूनतम और उच्चतम कमीशन का जो अंतर अधिकतम है दोस्तों, वो किस वर्ष का है? तो वो दोस्तों वर्ष है आपका 2019, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग जितना प्रतिशत है दोस्तों, इनमें से वो क्या है? तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ना तो आपका 52 निकलेगा, ना 18, ना 21, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न आपका है कि 81 नंबर, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? तो पिछले वर्ष की तुलना में जो अधिकतम वृद्धि दर्शाता है वो क्या है? तो दोस्तों वो है आपका 2016 वर्ष, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो लगभग जितना प्रतिशत था वो आप बता सकते कमेंट करके भी, तो वो था 19.05, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों आपको 83 से 87 के बीच में फिर से एक तालिका के क्वेश्चन पूछे गए ग्राफ के। दोस्तों बहुत ही सिंपल पेपर आपका यूपी पेट का होता है, बस कुछ ही करंट अफेयर, जीके और जीएस के क्वेश्चन आते हैं, बाकी सेम टू सेम हर बार वही पैटर्न, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तालिका को आप अच्छे से देख लीजिएगा और आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 83 जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या के जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो जोरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात जो है वो 1.04, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 84 की, तो किस शेयर ब्रोकर ने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो जिसमें महत्तम है वो है आपका ट्रेडबुल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, तो ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत से शेर खां में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? तो लगभग जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था वो क्या था? तो दोस्तों वो था आपका 57.82, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते अगले प्रश्न की 86 की, तो निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? तो जिसमें खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है वो है आपका दोस्तों सितंबर, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और बात करते हैं 87 की, तो अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो लगभग जितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी वो था आपका 35.3, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके इस बार भी रिपीट होंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप तैयारी कीजिए। अब आप बात करते हैं 88 की, तो बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल में जो प्रथम गवर्नर जनरल था तो वो था लॉर्ड वारेन सैंगस्टन, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है आपका 89, तो चरक संहिता संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है चिकित्सा से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 90 की, तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो इनमें से सबसे पहले दोस्तों किसने शासन किया था वो आपको बताना है और उसी के हिसाब से इनको सीरियल से लगा के आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों इल्तुतमिश ने शासक किया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके बाद किया था शेरशाह सूरी और लास्ट में अकबर ने। तो इस पैटर्न के हिसाब से ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये आपका 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप आंसर देख लीजिए दोस्तों, 4 3 1 2। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं 91 की, तो निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो जो संत शिवाजी के समकालीन थे वो थे तुकाराम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों 92 की, तो सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो 2 होम रूल लीग जिसमें शुरू हुई थी वो थे एंटी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों 93 की, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से जोड़ा कौन सही नहीं है। तो दोस्तों AD 622 आपका मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी और BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ था और AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। लेकिन औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो AD 1709 में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन 94 की, तो इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आपके दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है 95 के निम्न का मिलान करें। दोस्तों आपको इसका मिलान करना है। तो मिलान बहुत ही सिंपल है, कौन किस समाज से था आपको ये बताना है। तो जो ब्रह्म समाज है दोस्तों वो था आपका संबंधित दयाराम राम मोहन राय से। और रामकृष्ण मिशन की बात करें तो ये थे स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज था आपका दयाराम सरस्वती से। और सत्यशोधक समाज जो था वो था आपका तो ज्योतिराव फूले से। तो ज्योतिराव फूले से। तो इस प्रकार आपका मिलान होगा। तो इस मिलान के अकॉर्डिंग आपका नीचे आंसर दिया गया है। जो भी आंसर आपका इस मिलान के अकॉर्डिंग होगा उसमें आप टिक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते अगले प्रश्न की 96 की, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दोस्तों था महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों 97 की, तो वसंत विश्व होता है। तो ये वसंत ऋतु कब होती है दोस्तों? तो ये 21 मार्च को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आपका 98 प्रश्न है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो तांबा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका 99 प्रश्न है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है 100 नंबर कि सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपकी चिनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों आपको मैंने सेट सी कंप्लीट करा दिया है। आपका पूरा सेट सी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको सेट सी मिलेगा, डी मिलेगा। और जितने भी मैंने आपको अभी तक सेट कराए ये शिफ्ट 1 के थे। जल्दी आपको सारे जब 8 सेट खत्म हो जाएंगे तो शिफ्ट 2 के आपको सेट देखने को मिलेंगे। और ग्राफ तालिका के जल्दी आपको पूरी सीरीज आ रही है जिसमें मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों ग्राफ तालिका के, और उसी में से आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खास बात यह है कि सब्सक्राइब जो नहीं करेगा उसको ये PDF और कई सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।